क्या हाल है आप सभी के दोस्तों, वेलकम टू यूनिमॉक्स। जैसा कि दोस्तों मैं बात कर रहा था आप लोगों से सीयूटी के बारे में, तो कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने पहले कवर अप कर लिए थे और बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे कवर अप करेंगे। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सीयूटी के बेसिस पे। अब हमारे पास यहाँ पे मैं रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक उठा रहा हूँ जिसका नाम है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सीयूटी के अंदर अगर हम बात करें तो। और उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो अब पूछे जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल जो है वो उतने हाई लेवल के नहीं पूछे जा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करूँ तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है शुरू से ही फिजिक्स में, और सीयूटी के अंदर भी ऑप्टिक्स जो है वो बच्चों को परेशान करता रहा है। तो अगर मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ आपसे, तो ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो भी एक टॉपिक है। दूसरी चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हमारे पास उस टॉपिक की वीडियो भी हमारे पास है। और दूसरी चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अगर मैं को मिरर की बात करूँ, स्फेरिकल मिरर्स वगैरह की, तो स्फेरिकल मिरर्स वगैरह की वीडियोज भी हमारे पास है, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करता था आप लोगों से। और अगर मैं आप लोगों से बात करूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी की और मैग्नेटिज्म ऑन मैटर की वीडियोस मैंने बेसिकली कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनकी वीडियोस मैंने बनाई थी। और दूसरी चीज, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ रहा है न्यूमेरिकल के बेसिस पे, तो उस लॉ को आप लोग ध्यान से देख रहे हैं उस वीडियो को, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ की जो वीडियो है और व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसके बाद फिर मैंने मीटर ब्रिज भी पढ़ाया था, देन उसके बाद पोटेंशियल मीटर भी मैंने पढ़ाया है। तो वो सब जब वीडियोस डल जाएंगी या फिर वो वीडियो जब आ जाएंगी तो आप वीडियोस को ध्यान से देखें। अभी मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों ऑप्टिक्स से। तो आप जानते हैं कि दैट ऑप्टिक्स जो है वो आपसे बात करता है लाइट के बारे में। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऑप्टिक्स के बारे में, तो ऑप्टिक्स आपसे बात करता है लाइट के बारे में कि हमारे पास वैसे कई सारी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास एक चैप्टर था रे ऑप्टिक्स से पहले, अगर हम उस चैप्टर की तरफ थोड़ा सा जाएं तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ मैं बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है एक बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में अगर हम किसी चीज को कहें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। हमारे पास दो तरीके के इस यूनिवर्स में चीजें पाई जाती हैं, दैट इज फर्स्ट जो है दोस्तों वो है मैटर, और दूसरा है दोस्तों एनर्जी, या फिर हम इस एनर्जी को रेडिएशंस भी कह सकते हैं। अब मैटर और एनर्जी में यहाँ पे फर्क क्या है? एनर्जी और रेडिएशन दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे मैटर और एनर्जी में फर्क ये है दोस्तों कि अगर मैं मैटर की बात कर रहा हूँ तो मैटर हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि हमें फिजिकली हमें हमारे आसपास प्रेजेंट है, या फिर हम जिन्हें फील कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं दोस्तों, जो कि इस दुनिया में प्रेजेंट है, जो इस दुनिया में बनी है, किसकी फॉर्म में? अगर मैटर की बात करूँ तो मैटर का बेसिकली हमारे पास जितनी भी सारी चीजें हमारे पास हमारे आमने सामने हमें दिख रही है, जो कि एटम से बनी है। बेसिकली किससे बनी है दोस्तों? अगर जो चीजें एटम से बनी है या फिर जो चीजें बनी है तो उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कोई भी मैटर जो है हमारे पास, अगर हम किसी चेयर की बात करें, टेबल की बात करें, या किसी पर्सन की बात करें, तो हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेसिकली मैटर की फॉर्म में है, क्योंकि वो एटम से बना हुआ है। और अगर वो एटम से बना है तो मैटर जो है बेसिकली हमारे पास, मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मैटर को हम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड और कैन बी क्रिएटेड। तो मैटर यहाँ पे हमारे पास, हम मैटर को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें एनर्जी की, तो हम लोग शुरू से एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी जो है कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जो है इसलिए ही हम उसको नहीं बना पाते, क्रिएट नहीं कर पाते, या फिर हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिकली एनर्जी जो है वो मैटर की फॉर्म नहीं है। जो मैटर की फॉर्म होगा, जो आपको दिख रहा है, जो आपके आसपास है, आप उसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो इस दुनिया में बना है, जो इस दुनिया में क्रिएट हुआ है, आप उसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो चीज बनी ही नहीं है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? तो बेसिकली एनर्जी, या फिर अगर मैं रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी जो है बेसिकली
मैटर से बहुत अलग है, क्योंकि एनर्जी के अंदर एटम्स नहीं होते हैं। एनर्जी और या फिर अगर रेडिएशन की बात करें तो एनर्जी जो है बेसिकली मैटर की फॉर्म नहीं होती है। एनर्जी आपके पास मैटर की फॉर्म नहीं होती है। एनर्जी होती है बेसिकली वेव की फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बेसिकली, इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी की ही फॉर्म है, मैंने आपको बताया। और ये एनर्जी या फिर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहीं भी इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी तरफ कहीं भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और ट्रांसवर्स वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ट्रांसवर्स वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए या फिर कहीं भी जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो बेसिकली एक ट्रांसवर्स वेव का ही पार्ट है, ट्रांसवर्स वेव ही कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर मैं रे ऑप्टिक्स के से पहले इसको उठाऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद रे ऑप्टिक्स आता है। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रे ऑप्टिक्स है बेसिकली वो बात करता है आपसे लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में अगर ये बात कर रहा है तो लाइट भी बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी है। तो इसका मतलब ये कि लाइट भी एक इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे पास हम कह सकते हैं दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि बेसिकली ये जो हमारे पास लाइट है ये दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लाइट बेसिकली हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ लाइट ही नहीं होती है, बहुत सारी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास माइक्रोवेव्स, गामा रेज, देन फिर उसके बाद एक्स रेज, यूवी रेज, तो एक्सेट्रा हमारे पास कई सारी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इन्हीं में से हमारे पास एक विजिबल लाइट भी होती है जिसे हम लाइट का नाम दे देते हैं, जो हमें दिखती है, जो हमें रोशनी प्रोवाइड करती है दोस्तों, जिनकी वजह से हम अपने आमने सामने वाली चीजों को देख पाते हैं। तो बेसिकली जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी है, तो लाइट भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम ऐसा कह सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं बात करूं आपसे, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले एक टॉपिक हमारे पास आता था दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था कि हमारे पास जब मैं किसी लाइट को ट्रेवल करवा रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी लाइट को, यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस है, इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरफेस, जिसके ऊपर लाइट गिरती है, जिसके ऊपर लाइट हमारे पास इंसिडेंट होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस बेसिकली लाइट को कैप्चर करने के लिए होता है। बेसिकली इंटरफेस जो होता है वो दो मीडियम्स को अलग भी कर सकता है। तो इसके बारे में जब ये दो मीडियम को अलग करेगा तो वो रिफ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास इंटरफेस जो है, इसके ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है। अब अगर मैं बात करूं आपसे इस इंटरफेस के, अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं, यहाँ पे अगर दोस्तों में ये हमारे पास मैंने इंटरफेस बनाया और इस इंटरफेस की मैंने एक नॉर्मल लाइन बनाई, इसको बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल टू द इंटरफेस। नॉर्मल टू द इंटरफेस, इसको बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल टू द इंटरफेस। अब होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास जब लाइट हमारे पास इस इंसिडेंट प्लेन पे गिरेगी, मान लो आपके पास कोई लाइट आई, तो वो लाइट जो है वो बेसिकली मैंने क्या करा, एक कोई लाइट आई जो कि इंसिडेंट प्लेन पे गिरी। अब मैंने नॉर्मल बनाया था, तो जब ये लाइट रे आती है तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के बाद क्या होगा कि जो लाइट आई, ये जो लाइट रे आपके पास इस तरीके से आई, यही लाइट रे आपके पास रिफ्लेक्ट होके सीधी निकल जाएगी। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं, हमारे पास ये जो प्रोसीजर था पूरा का पूरा, इसको बोला था हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी मैं रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमारे पास एक लाइट रे हमारे पास आएगी और जिस
एंगल के साथ, एंगल जो बनता है हमेशा वो बनता है नॉर्मल के साथ। जो लाइट रे एंगल बनाती है वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनाएगी, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दोस्तों, वो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एंगल आर को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही आर रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, और आर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, तो जिस एंगल से वो आएगी उसी एंगल से आके रिफ्लेक्ट होके वापस निकल जाएगी। कहने का मतलब आई जितना एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज आर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दैट एंगल आई बराबर होगा दोस्तों एंगल आर के, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये तो हमारे पास बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमारे पास हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है सेम मीडियम में। कहने का मतलब लाइट जो है, ये जो लाइट रे होती है ये सेम मीडियम में रहेगी। हम यहाँ पे बोलेंगे दैट कि लाइट शुड बी इन सेम मीडियम, लाइट शुड बी इन सेम मीडियम। लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन मैंने आप लोगों को छोटी सी झलक दिखाई, क्योंकि इसके बेसिस पे हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इजी टॉपिक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं समझने वाला, क्योंकि ये टॉपिक जो है 10th क्लास का टॉपिक था, जो कि 12th में हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ज्यादा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है समझने वाला कि जिसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात करते हैं अब, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर मैंने बोला था रिफ्लेक्शन में कि लाइट जो है वो सेम मीडियम में रहनी चाहिए थी। कहने का मतलब अगर लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होके अपने ही मीडियम में वापस चली जाएगी, लाइट अगर आई तो रिफ्लेक्ट होके अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं लाइट शुड बी इन सेम मीडियम। अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं एक इंटरफेस मैंने अभी बनाया था, जिसमें मैंने बात करी थी आप लोगों से रिफ्लेक्शन में कि एक इंटरफेस था जिसके ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी, जिसके ऊपर लाइट रे जो है वो गिरेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इंटरफेस है, इसको हमने बोला दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस का काम ये होता है कि दो मीडियम्स को ये इंटरफेस अलग करता है। इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट करने के लिए बनाया जाता है, कि अगर हम मान लें कि इस इंटरफेस के ऊपर एयर है और इस इंटरफेस के नीचे आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल वाटर। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एयर और वाटर ही हो, कोई दूसरा एग्जांपल, दूसरा कोई मीडियम भी हो सकता है, ऊपर वाटर होगा नीचे ग्लास होगा, या फिर कोई तीसरा चौथा मीडियम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एयर और वाटर ही हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए रिफ्रैक्शन आप लोगों को समझाने के लिए ऊपर एयर लिया है और नीचे यहाँ पे मैंने वाटर लिया है। अब हमारे पास क्या होगा कि मैं दोबारा वही चीज करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे इस इंटरफेस के नॉर्मल बनाऊंगा सबसे पहले तो यहाँ पे इस इंटरफेस के मैंने बनाया नॉर्मल। अब होगा क्या बेसिकली कि लाइट जो है, लाइट रे मान लो कि एयर में से आ रही है। एयर हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ2। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मान लो कि आपके पास जो एयर से कोई लाइट आई एयर में से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने बनाया नॉर्मल के साथ, दैट इज आई। तो होगा क्या कि अब यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइट बेसिकली क्या होगा कि लाइट जो है वो मीडियम चेंज करेगी अपना। क्या चेंज करेगी दोस्तों? मीडियम अपना चेंज करेगी। जब लाइट जो है वो एयर से आएगी तो लाइट अब मीडियम चेंज करके वाटर में जाएगी, वाटर के अंदर एंटर करेगी लाइट रे। लेकिन एंटर कैसे करेगी कि लाइट की जो आपके पास डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। कहने का मतलब लाइट को जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन हम देखिए जब लाइट वाटर के अंदर एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। कहने का मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल होगा, लाइट रे हमेशा जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसी को
हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, जो एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा। तो नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बन रहा था आई और नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बन रहा था आर। लेकिन अगर हम यहाँ पे सोचें तो यहाँ पे बात ये है कि अगर लाइट रे इस इंटरफेस से टकराई और टकराने के बाद मीडियम जब इस लाइट रे ने चेंज किया, तो मीडियम चेंज करने के बाद क्या हुआ कि लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, मतलब नॉर्मल ने उसको अपनी तरफ खींच लिया है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। लाइट रे ऐसे आ रही थी, जाना इसको ऐसे चाहिए था लाइट रे को, लेकिन जो लाइट रे है वो बेसिकली नॉर्मल की तरफ बिल्कुल बेंड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है कि लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में। अब ऐसा होता क्यों है? बेसिकली इसका एक्चुअल रीजन जो है वो आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स में पता लगेगा। इसका एक्चुअल रीजन आप लोगों को पता लगेगा वेव ऑप्टिक्स में। तो जब मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूंगा और जब मैं वेव ऑप्टिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसके उस चैप्टर में या फिर इस वेव ऑप्टिक्स में टॉपिक में बताऊंगा आपको मैं कि लाइट रे जो है वो हमेशा रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो हमेशा नॉर्मल की तरफ ही बैंड की होती है। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एयर जो है, मैंने अभी यहाँ पे नाम लिया था रेयर और डेंसर, तो एयर जो है वो बेसिकली रेयर मीडियम की तरह कहलाएगा। रेयर का मतलब होता है कम घना मीडियम, दैट इज कम डेंसर मीडियम, और जो इन दोनों में से ज्यादा डेंसर होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। जो इन दोनों में से ज्यादा गाढ़ा डेंसर मीडियम होता है, जो ज्यादा घना मीडियम होता है, डेंसिटी का मतलब घना, तो यहाँ पे जो मीडियम ज्यादा गाढ़ा होगा, जो मीडियम ज्यादा घना होगा, जिसके अंदर पार्टिकल्स ज्यादा पास होंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि वो मीडियम ज्यादा डेंसर है। तो वाटर के अंदर आपके पास पता है आपको कि वाटर जो लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो वाटर के अंदर पार्टिकल्स पास होते हैं, तो ये इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और एयर के पार्टिकल्स दूर होते हैं, तो इसलिए उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे म्यू1 और म्यू2 की बात कर रहे हैं, तो म्यू1 जो था बेसिकली वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था किसका? एयर का, और म्यू2 जो था वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। अब मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस ऑप्टिक्स में, क्योंकि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि ये बेसिकली बताता है कि कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है और कौन सा मीडियम कम डेंसर है। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि मीडियम किस तरीके का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब होगा क्या दोस्तों यहाँ पे कि अगर मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा रहती है। अगर मैं एयर की बात कर रहा हूं तो एयर में बेसिकली थोड़ी सी हल्की सी पॉइंट में गिरावट आती है स्पीड ऑफ लाइट की, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास सी जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे? स्पेस में या वैक्यूम में। वैक्यूम तो बेसिकली कोई मीडियम है नहीं, एयर जो है वो बेसिकली एक मीडियम का पार्ट आ जाता है, एयर को हम मीडियम ही बोल सकते हैं। तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम में कम हो जाती है। जैसे जैसे लाइट जो है वो जितने ज्यादा डेंसर मीडियम में जाती है उतना ही उसकी स्पीड कम हो जाती है। कहने का मतलब अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू इक्वल टू सी। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होती है दोस्तों वो ये होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट रहती है वैक्यूम के अंदर। लेकिन अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में बात करूं तो वो हो जाती है v। कहने का मतलब अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट c तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है v। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब अगर कोई मीडियम ज्यादा गाढ़ा होगा जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो उसमें जब लाइट एंटर करेगी तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब v जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि c तो यहाँ पे वैसे ही कांस्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास c मतलब जो वेलोसिटी है, जब लाइट जो है वो एयर में जाती है तो एयर में लाइट की स्पीड इतनी ही रहती है, बेसिकली होती समथिंग कुछ इतनी है 2.99, तो उसको हम 3 × 10⁸ ले लेते हैं, क्योंकि एयर जो है वो मैंने आपको बताया भी एक मीडियम का पार्ट है। तो एयर के अंदर जब लाइट आती है तो थोड़ा सा उस पर पॉइंट का फर्क पड़ता है, तो 3 से हल्की फुल्की पॉइंट कुछ 0.01 या 0.1 थोड़ी सी कम हो जाती है।
ज्यादा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, कहने का मतलब जो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा उसकी उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। और हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में या फिर स्पेस में तो कांस्टेंट ही रहती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, इससे ज्यादा लाइट की स्पीड नहीं देखी गई। तो इतनी मैक्सिमम स्पीड लाइट की हमारे को मिलती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं बात कर रहा था वाटर टू रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर का मतलब एयर जो है वो वाटर से कम डेंसर है तो इसलिए मैंने उसका नाम दिया रेयर। वाटर जो है एयर से ज्यादा डेंसर है तो मैंने नाम दिया उसको डेंसर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ कि μ1 जो है वो कम है μ2 से, क्योंकि μ1 कम डेंसर है और μ2 ज्यादा डेंसर है तो μ1 कम होगा μ2 से। तो इस केस में अगर μ1 कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा होगी और स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कम होगी। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के अंदर वेलोसिटी लाइट की कम है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक टॉपिक था। अब इस टॉपिक के अंदर कई सारी चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो हमारे पास हमने पढ़ा कि एक लाइट जो है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है और किस तरीके से अपना मीडियम चेंज करती है। जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। कहाँ की तरफ बैंड होती है दोस्तों? टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास एक लाइट रे है जो कि डेंसर से रेयर में जाएगी। कहने का मतलब इस बार जो कोई लाइट रे है जो कि नीचे से आ रही है, मतलब पानी की तरफ से आ रही है, जिसको हवा में जाना है, दैट मीन्स एयर में जाना है जिसको। तो अगर यहाँ पे पानी की तरफ से कोई लाइट आए, अगर वाटर की तरफ से कोई लाइट रे आएगी तो होगा क्या, उसको बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया उसको यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है जो कि वाटर के अंदर से आ रही है जिसको एयर में जाना है। अब रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई मीडियम जो है वो चेंज होता है, लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, और अगर मीडियम चेंज करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी या बढ़ेगी, डिपेंड करेगा कि उसका जिस मीडियम में वो जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या कम है। क्लियर है। तो अगर वाटर से एयर में जाएगी अगर लाइट, तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर भागेगी, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में क्या हो रहा था कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आ रही थी तो अवे टूवर्ड्स द नॉर्मल थी, लेकिन इस बार डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में ये वाला जो एंगल होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा आई डैश, नाम दे देता हूँ उसको मैं, और ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर डैश। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा जब जो इंसिडेंट रे है जब वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। लेकिन अगर जो रे है वो डेंसर से रेयर में जाती है, वाटर से अगर एयर में ट्रेवल करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो मैंने आप लोगों को भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो कि अगर कोई भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मीडियम्स के हमारे पास पहले से दे रखे होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था। अगर अब मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं एयर की बात करता हूं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर जो है जितने भी सारे मीडियम्स है हमारे पास उनमें से सबसे कम डेंसर मानी जाती है, बहुत ही हल्की होती है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का बताता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगा दैट इज 1। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था दैट म्यू इज इक्वल टू c/v, और मैंने आपको बताया था कि एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही रहती है, कुछ पॉइंट का फर्क आता है। तो c भी वहां पे सेम रहेगा और v भी यहाँ पे सेम रहेगा, तो दोनों आपस में रेशियो बराबर है, तो दैट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके पास वो एयर से थोड़ा सा बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्योंकि जो वाटर है वो एयर से ज्यादा डेंसर है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का थोड़ा बढ़ जाएगा और ये समथिंग होगा 4/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.33 समथिंग कुछ आएगा। तो दैट मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो हमारे पास रहेगा, दैट इज 1.33। अब अगर मैं ग्लास की बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास भी हमारे पास कई सारे तरीके के होते हैं। बेसिकली ग्लास जो है वो भी हमारे पास ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का कोई ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने निकाल लिया और हमेशा उसी को यूज करेंगे। ग्लास भी हमारे पास कई सारे तरीके के होते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स के अंदर मिरर्स का ग्लास, लेंसेज का ग्लास और कई सारे तरीके के ग्लास, विंडोज का जो ग्लास होता है, तो किसी ग्लास की ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई ज्यादा डेंसर होता है, कोई कम डेंसर होता है। तो हर एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर सारे ग्लासेस का एक एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो बेसिकली वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है दोस्तों वो आता है समथिंग 1.5 के करीब। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा वो समथिंग होगा कितना, 1.5। अब अगर इसके बाद मैं ग्लास से ज्यादा डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो ग्लास से ज्यादा डेंसर मीडियम हमारे पास दैट इज डायमंड हमारे पास आ जाएगा। डायमंड जो है वो आपको पता है एक बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल है। तो डायमंड जो है बेसिकली वो ग्लास से बहुत ज्यादा डेंसर होता है। तो इस केस में हमारे पास अगर मैं डायमंड की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो आ जाएगा दोस्तों दैट इज 2.4 के करीब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आएगा दोस्तों 2.4, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैंने बताया था आपको कि डायमंड जो है वो ग्लास से भी ज्यादा डेंसर रहेगा। तो डायमंड की का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों वो आ जाएगा 2.4। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अगर हम देखिए कि जो मीडियम कम डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जो ज्यादा डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। अब डायमंड से भी अगर हम बात करें कि किसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे आपके पास डायमंड से ज्यादा अगर हम बात करें तो एक ऐसा मीडियम आ जाएगा जो कि कलर्ड मीडियम है। जैसे कहने का मतलब अगर मैं किसी लिक्विड में कलर मिला दूं या फिर कोई कलर्ड लिक्विड है या फिर कोई कलर्ड फ्लूइड है, कोई ऐसा आपके पास मीडियम है जो कि कलर्ड है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कैरोसिन। तो कैरोसिन बेसिकली आपने देखा होगा कि ब्लूइश थोड़ा कलर का होता है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड से भी ज्यादा होता है। तो ऐसे कई सारे जो कलर्ड मीडियम्स हैं जो आपके पास हमें देखने को अवेलेबल होते हैं, या फिर हम फ्लूइड्स की बात करें जो कलर्ड फ्लूइड्स हैं, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड से भी ज्यादा होता है। लेकिन अलग अलग यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हमारे पास लिक्विड हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ कैरोसिन ही हो, और भी कई सारे तरीके के लिक्विड हो सकते हैं, तो कलर्ड लिक्विड, तो उन सब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग तरीके का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम ही लिख सकते हैं एनी कलर्ड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी कलर्ड मीडियम। तो हमारे पास ये जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कुछ रटने वाला है नहीं, सारा इसमें एक छोटा सा पैटर्न है जो कि आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.4 और किसी भी कलर मीडियम का आपको गिवन होगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, जैसे आप कोई न्यूमेरिकल करोगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा होता, तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा तो आपको 1.5 ही मान के चलना है, 1.5 ही आपको ले लेना है अपनी मर्जी से, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लियर है? अब इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, एक लॉ है हमारे पास जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है और उस लॉ का नाम है दैट इज स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ आपसे क्या कहता है कि अगर मेरे पास, मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया था, तो ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम के अंदर मैं अभी यहाँ पे अगर ये ग्रीन वाली जो रे है ये मिटा दूं तो स्नेल्स लॉ हमारे पास थोड़ा सा आसान होगा आप लोगों को समझाना। फिर ग्रीन वाली रे से भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि स्नेल्स लॉ किस तरीके से यूज होता है। तो आपके पास सबसे पहले मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। हमारे पास ये वाटर था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था दोस्तों μ2, और हम जानते हैं कि μ2 जो था वो μ1 से ग्रेटर देन है, क्योंकि वाटर जो है वो ज्यादा डेंसर है एयर से। क्लियर है? अब अगर मैं स्नेल्स लॉ की बात कर रहा हूं तो स्नेल्स लॉ आपको ये बताएगा दैट आपके पास अगर कोई भी लाइट किसी भी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, कहने का मतलब अगर वो रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्नेल्स लॉ जो है दोनों में आपके पास लग जाएगा। अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, मान लो अगर एयर से डेंसर में जा रही है, तो होगा क्या बेसिकली
कि यहाँ पे आपके पास मैंने एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो माना था μ1, और अगर मैं इंटरफेस के ऊपर की बात करूँ, दैट मीन्स अगर मैं इंटरफेस के ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर क्या इंटरफेस के एयर, और इंटरफेस के नीचे क्या है वाटर। तो सबसे पहले इंटरफेस के ऊपर हम एक लॉ लगाते हैं, या फिर इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि अगर मैं इंटरफेस से ऊपर की बात कर रहा हूँ तो ऊपर है हमारे पास एयर, एयर के अंदर लाइट आई, इंटरफेस से टकराई, टकराने के बाद लाइट जो है बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर मैं इंटरफेस से ऊपर की बात करूँ तो इंटरफेस से ऊपर एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों μ1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे μ1। उसके बाद फिर हम यहाँ पे साइन एंगल लेते हैं, किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, दैट इज साइन आई। अगर यहाँ पे इस जो रे है अगर वो डेंसर से रेयर में भी जारी होती है तो हम यहाँ पे जो साइन का एंगल लेते हैं दोस्तों, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बनेगा, तो हम साइन के साथ आर लेंगे। बेसिकली मैंने बोला जो इस ऊपर वाले मीडियम में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है आई, तो उसको हम साइन के साथ लेंगे, दैट इज साइन आई बराबर होगा दोस्तों। अब नीचे वाले मीडियम में आ जाते हैं, तो नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तो यहाँ पे आपके पास लिखोगे आप μ2। अब इस केस में भी हम साइन लेंगे, और यहाँ पे इस नीचे वाले मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, दैट इज एंगल आर, तो कितना हो जाएगा, दैट इज μ2 साइन आर। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्नेल्स लॉ कहलाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे न्यूमेरिकल्स बहुत कई सारे तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इससे। तो अगर मैं μ2 बाय μ1 का रेशियो निकालता हूँ, यहाँ से μ2 बाय μ1 का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ से आपके पास μ2 बाय μ1 आ गया, साइन आई बाय साइन आर। अब इस μ2 बाय μ1 को मैं लिख सकता हूँ μ2 1, मैं इस μ2 बाय μ1 को लिख सकता हूँ μ2 1। कहने का मतलब मैं जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में आएगा उसको मैं सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज μ2 1 की फॉर्म में। इसका मतलब यही है कि दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जो नंबर नीचे आ रहा है वो नंबर बेसिकली रेशियो के अंदर ऊपर आएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का होता 2 μ1, तो इसको हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट मींस μ1 बाय μ2। तो यहाँ तो हमारे पास ये जो स्नेल्स लॉ है ये तो मैंने अभी लगाया जब जो लाइट रे है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, लेकिन अगर आपके पास डेंसर से रेयर में जा रही हो तो इस केस में क्या होगा। अब इस लॉ को रटने वाला ये लॉ नहीं है, क्योंकि इसको रटना नहीं है कि हमेशा यही चीज होगी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो मैंने यहाँ पे अभी ग्रीन लाइट बनाई थी, एक रे है आपके पास जो कि डेंसर से गई और डेंसर से रेयर में जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ चुकी है। इस बार क्या होगा कि जो रे है जब वो डेंसर से रेयर में जाती है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल से दूर भागती है, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास ये वाला जो एंगल है इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इस बार लाइट नीचे से आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे वाला होगा, और लाइट इस बार रिफ्रैक्ट हो रही है ऊपर वाले मीडियम में, तो एंगल ऑफ आर ये वाला होगा, इसको हम नाम दे देते हैं आर डैश, क्योंकि नीचे हमने आर लिया था तो उसको आर डैश नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे इस केस में हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो अगर इस केस में मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, दैट इज ऊपर वाला मीडियम, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि लाइट इस बार नीचे से ऊपर जा रही है। तो इस बार अगर मैं एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो μ1, और इस बार ब्लू वाली लाइन को नहीं देखना है, सिर्फ ग्रीन वाली रे को देखना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है आर डैश, तो कितना हो जाएगा साइन आर डैश आपके पास हो जाएगा दोस्तों साइन आर डैश बराबर में। अब नीचे वाले अगर मैं इसकी बात करूं मीडियम की तो ये हो जाएगा μ2, और यहाँ पे μ2 के साथ कौन सा एंगल बन रहा था आई डैश, तो ये हो जाएगा μ2 साइन आई डैश, μ2 साइन आई डैश। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन आई डैश डिवाइडेड बाय साइन आर डैश, साइन आई डैश डिवाइडेड बाय साइन आर डैश। और इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, दैट μ2 1 इज इक्वल टू साइन आई डैश डिवाइडेड बाय साइन आर डैश। तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि जो ये लॉ है ये कुछ चेंज हो सकता है, जिस तरीके का मीडियम है, जिस लाइट जो है अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो आपके पास लॉ कुछ इस तरीके का लगेगा, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो लॉ इस तरीके का लगेगा। तो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दोस्तों अभी तक
मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखो, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना दोस्तों। और आप लोगों के पास जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, वाटर का, डायमंड का और किसी भी कलर मीडियम का, तो इस पैटर्न को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक जो है, अगर इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट रहेगा या न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो अभी तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए यहीं तक बात करेंगे, बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में किसी दूसरे टॉपिक को लेके। थैंक यू सो मच।